हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग स्लोप के बारे में देख लिए थे। स्लोप का एक वीडियो आपको मिल चुका है और इसमें हम लोग स्लोप से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं और उनको ज्ञात करने की विधियाँ, जो आपका स्लोप विश्लेषण विधि है, तो ये आपका आपके प्रैक्टिकल वाले चैप्टर में भी है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल वाले में भी इसका ज़्यादा डिटेल, जो वहाँ से आपका स्लोप के बारे में डिस्कशन करने की जो भी एनालिसिस करने के मेथड है वो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे केवल स्लोप के डेवलपमेंट का या स्लोप के अध्ययन के लिए जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत या संकल्पनाएँ हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अब तक आप लोगों ने जो देख लिया है ढाल वाले चैप्टर में कि ढाल क्या है, ढाल के तत्व क्या है, ढाल के भाग क्या हैं। ठीक, ढाल के तत्व में एक स्टेटमेंट ये था कि ढाल के तत्व में वुड और किंग महोदय हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। क्या बताया? किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख पार्ट होते हैं और ये जो पार्ट हैं या ये जो तत्व हैं ये पहाड़ी की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका के ऊपर से लेके नीचे तक उसकी उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मकता और अवतलता के नाम से जाना जाता है। और यही प्रश्न आपका जो हमने इस पे आधारित प्रश्न कराया उसमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि ढाल के अध्ययन के लिए 2 उपागम प्रचलित हैं। एक आपका ढाल प्रक्रम का है, दूसरा ढाल विकास का है। जो ढाल प्रक्रम का उपागम है इसके 2 टाइप हैं। एक आपका एकल प्रक्रम होता है, मोनो प्रोसेस कॉन्सेप्ट, दूसरा है बहुल प्रक्रम या मल्टी प्रोसेस या पॉली प्रोसेस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एकल प्रोसेस या मोनो प्रोसेस कॉन्सेप्ट में क्या होता है। तो इस संकल्पना में ये माना जाता है कि जो ढालों का विकास हुआ है वो एक ही प्रकार के प्रक्रम के द्वारा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि प्रारंभ में ढालों में उत्तलता या अवतलता के विकास के लिए क्रमशः मृदा सर्पण और वृष्टि धुलन को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें ढाल निर्माण के लिए केवल एक प्रक्रम उत्तरदायी होता है, अर्थात कि इसमें केवल क्या होता है, एक ही प्रक्रम उत्तरदायी होता है, जबकि विकास क्रमशः मृदा सर्पण और वृष्टि यानी वर्षा धुलन को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 1908 में फेनमैन ने ढाल के रूप की विवेचना केवल बहते हुए जल के संदर्भ में ही की, यानी केवल बाह्य जल के कार्य को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार ये मानना था कि ढाल के शीर्ष पर सीमित क्षेत्र के कारण जो जल की मात्रा है वो क्या रहती है। मान लीजिए ये ढाल है, इसके शीर्ष पर जो बहते हुए जल के संदर्भ में बात किया इन्होंने कि इस पे जो जल की मात्रा रहती है वो कम होती है और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अपरदन कम होता है, क्योंकि ढाल होगा तो जाहिर सी बात है जल की मात्रा अपेक्षाकृत नीचे से वहाँ कम रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, अपरदन कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम शीर्ष ढाल से निचले की तरफ यहाँ आएंगे वैसे वैसे जल की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी और मलबा और धरातली जल दोनों की मात्रा यहाँ पे बढ़ती जाती है, जिसके कारण यहाँ पे अपरदन के कारण यहाँ जो ढाल है ये क्या होता है, अवतल हो जाता है। ठीक, सर्वप्रथम गिलबर्ट ने 1909 में ढालों की उत्तलता के विकास में मृदा सर्पण को महत्वपूर्ण बताया। 1932 में लासन महोदय ने एकल प्रक्रम की संकल्पना दिया। तो ये भी याद रखिए, गिलबर्ट भी एकल प्रक्रम से संबंधित है 1909 में, और आरी हिर्टन या रिवार्ड ई हार्टन इन्होंने भी एकल प्रक्रम संकल्पना दिया 1945 में। इन्होंने भी फेनमैन से मिलती जुलती संकल्पना दी, जिसमें उन्होंने प्रवाही जल की अपरदनात्मक क्षमता का वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण विश्लेषण किया और उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो उत्तलता न्यूनतम ढाल का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर ऊपरी भाग से लाए गए मलबे का परिवहन होता है और ये आर्द्र प्रदेशों में ज़्यादा देखने को मिलता है। मल्टीपर्पज में क्या होता है या पॉली प्रोसेस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया, इसमें जो एकल प्रक्रम था उसकी जो कमियां थीं उसको स्पष्ट किया गया, क्योंकि ढाल के विकास में अनेक प्रकार के जटिल प्रक्रम भी काम करते हैं।
एच बॉलिंग ने 1940 में फेनमैन और गिलबर्ट की जो एकल परिकल्पना थी उनके विचारों का खंडन किया और 1950 के आसपास उन्होंने ये बताया कि पहाड़ी ढाल के विकास में कई प्रक्रम सक्रिय होते हैं। उन्होंने एक प्रक्रम एक ढाल की संकल्पना का क्या किया, खंडन किया। यानी कि उनका ये मानना था किसी भी ढाल में अलग अलग भागों में अलग अलग प्रक्रम सक्रिय होते हैं। अर्थात कि मान लीजिए कोई ये पार्ट है तो इसमें जो ढाल है यहाँ पे मिट्टी की बनावट, यहाँ स्लोप अलग अलग होगा तो प्रोसेस भी यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग काम करेगा। ठीक, ये किसका मानना था, ये बालिग महोदय का मानना था। बालिग ने आगे ढाल निर्माणक प्रक्रमों में उन्होंने मृदा सर्पण और वृष्ट धुलन को ही महत्वपूर्ण बताया। मृदा सर्पण को ज़्यादा सक्रिय बताया, साथ ही साथ वृष्ट धुलन भी इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण माना। दूसरा जो टाइप है उसमें ढाल विकास के प्रमुख मॉडल जो हैं उसमें 3 टाइप के मॉडल प्रचलित हैं। एक आपका सैद्धांतिक है, दूसरा प्रयोग पर आधारित है, तीसरा अनुभविक मॉडल है। अब इसमें ये इन आधारों पे इसका वर्गीकरण किया गया है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार यहाँ पे अलग अलग सिद्धांत ढालों के बारे में दिया है। डेविस ने ढाल पतन सिद्धांत दिया 1892 में। इनका एक और है ढाल क्रमिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये माना कि क्रमिक ढाल की तथा जो क्रमिक मलबा चादर की संकल्पना इन्होंने प्रतिपादित किया। क्रमिक मलबा चादर की संकल्पना, उनके विचार में यदि नदी जो है गतिशील मलबा चादर दोनों मूलतः क्या हो, अलग अलग अनुपात में हो और मलबा और जल का गतिशील मिश्रण हो, तो जो उनके फिसलने का क्रम होगा सबसे पहले ढाल के सबसे निचले भाग में शुरू होगा और नीचे से ऊपर और बढ़ता ये चला जाएगा। ठीक, तो डेविस ने ये माना कि अपर्दन चक्र के विकास के साथ साथ घाटी के पार्श्वों के ढाल की तीव्रता भी कम हो जाती है। डेविस का जो ढाल पतन सिद्धांत है इसमें डेविस ने ढाल विकास में चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया। डेविस का जो ढाल पतन सिद्धांत है इसमें डेविस ने ढाल विकास में चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया। अपर्दन चक्र की युवावस्था में उन्होंने नदी द्वारा निम्नवर्ती अपर्दन तथा अपक्षय के कारण तीव्र उत्तल ढाल का विकास होता है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक, ये याद रखिएगा। प्रौढ़ावस्था में उन्होंने बताया कि नदी द्वारा पार्श्ववर्ती अपर्दन के कारण प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था में नदियाँ निम्नवर्ती अपर्दन करती हैं, यानी बहुत गहराई तक अपर्दन करती हैं। तो किस अवस्था में, युवा अवस्था में। कब जो है नदियाँ पार्श्ववर्ती अपर्दन करती हैं, तो प्रौढ़ावस्था में करती हैं, क्योंकि इस समय ढाल के कोण में कमी होने के कारण जो निष्कोण वक्र वाली परिच्छेदिका होती है उसका विकास यहाँ पे होने लगता है। जैसे आप ये देख सकते हैं। अगला, जीर्णावस्था में सामान्य ढाल युक्त समतल प्राय मैदान का निर्माण होता है, यानी पेनी प्लेन का निर्माण होता है। दूसरे में यहाँ पे देखिए पार्श्व का कटाव किया इसलिए चौड़ाई बढ़ गई, यहाँ पे केवल निम्न कटाव किया इसलिए गहराई बढ़ गई। ठीक, डेविस के तीनों स्टेजेज ये हो गए। डेविस ने आर्द्र जलवायु में गोलाकार उत्तलता के पर्यवेक्षण के द्वारा बताया कि ढाल की शिखरिका या शिखरीय उत्तलता का निर्माण मृदा सर्पण के कारण होता है। डेविस ने प्रवणित घाटी पाट संकल्पना का भी प्रतिपादन किया, इसको भी याद रखिएगा। पेंक की ढाल प्रतिस्थापन परिकल्पना की बात करें तो पेंक महोदय ने समांतर, पेंक का जो मॉडल है ये डेविस से एकदम अलग है। पेंक के अनुसार कि ढालों का रूप अपर्दन की तीव्रता पर निर्भर करता है, जो कि मुख्य रूप से उत्थान की प्रकृति से नियंत्रित होता है। समानांतर ढाल निर्वर्तन सिद्धांत भी इन्हें कहा जाता है। ढाल विश्लेषण के आधार पर पेंक ने ढाल प्रतिस्थापन की व्याख्या करते हुए भूआकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया। पेंक के अनुसार ढाल के निर्धारण के लिए सतह की विशेषताएं, सतह पर कार्यरत अपर्दन और उत्थान की दर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे यहाँ बन सकता है कि किसने कहा कि ढालों के निर्धारण के लिए सतह की विशेषताएं यानी सरफेस का जो बनावट वहाँ पे अपर्दन और उत्थान की दर ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अर्थात कि ढालों के निर्धारण के क्रम में इन्होंने प्रक्रम आकार व प्रक्रम की दर को उत्तरदायी माना। ये भी एक प्रश्न बन सकता है
कि ढालों के निर्धारण के लिए किसने प्रक्रम के आकार और यानी प्रोसेस का जो आकार है और प्रोसेस का जो रेट है, दर है प्रक्रम की, उसको उत्तरदायी माना, तो पिंक महोदय ने माना। ठीक। प्रक्रम के आकार की 7 विशेषताओं में न्यूनीकरण की मात्रा, रेगोलिथ की गतिशीलता, उसकी मोटाई, ढाल की सतह का अनावरण, शैल का गुण, जलवायु, ढाल का कोण, ये हैं 7 विशेषताएं जो प्रक्रम के आकार में हैं। ठीक। रेगोलिथ की गतिशीलता, न्यूनीकरण की मात्रा, उसकी मोटाई जो सरफेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये पिंक का है। प्रक्रम की दरों में न्यूनीकरण, अनाच्छादन व अनावरण के नवीकरण की दर को शामिल किया गया है। आगे यहाँ पे देखिए वुड का मॉडल है। तो वुड ने अनाच्छादन ढाल सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने क्लिफ ढाल और उत्तल शैल ढाल के आधार पर इसका प्रतिपादन किया। साथ ही साथ इन्होंने ढाल के मूल्यांकन का मॉडल दिया। तो जो 1942 में इन्होंने ढालों के विकास में अपर्दनात्मक प्रक्रम या भ्रंशन की क्रिया को उत्तरदायी माना। तो अपर्दनात्मक प्रक्रम में भ्रंशन और अपक्षय दोनों को सम्मिलित रूप से, अपर्दन और अपक्षय को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहा जाता है। तो वुड ने अपने सिद्धांत को ज्यामितीय रूप इसी से प्रस्तुत किया, और इसमें उन्होंने उत्तल शैल ढाल में टेलर शब्द का उपयोग किया, धुलन ढाल या क्षीयमान ढाल भी कहा। पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि धुलन ढाल क्या होता है। चलिए उसको आगे देखेंगे, ये आपको बताया भी जा चुका है। तो उसके पहले हम लोग जो सिद्धांत है किंग का, जो पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत है, उसको देख लेते हैं। तो किंग और वुड दोनों ने पहाड़ी ढाल के तत्वों को स्वीकार किया था, जिसमें उन्होंने 4 फैक्टर को माना था कि पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। एक शिखरी उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मकता और अधा अवतलता, ये 4 पार्ट हैं। लेकिन जो किंग का पहाड़ी मॉडल है ये उनके पेडिप्लेनेशन जो सिद्धांत है उससे संबंधित है, उसके निर्माण से संबंधित है। किंग का ढाल विकास सिद्धांत उनके नदी चक्र, पहाड़ी ढाल चक्र, स्थल रूप चक्र। तो नदी ढाल चक्र उन्होंने कब दिया था? 1951 में, पहाड़ी ढाल 1953 में और स्थल रूप चक्र 1962 में। इन सभी का जो है ये ढाल विकास सिद्धांत इन्हीं सब आपके नदी चक्र से, पहाड़ी चक्र से, स्थल रूप चक्र से संबंधित है। किंग का पहाड़ी ढाल विकास सिद्धांत पेडी प्लेन के निर्माण से संबंधित है। पेडी प्लेन प्रक्रियाओं का प्रतिफलन होता है, जिसमें कगार निवर्तन और पेडिमेंटेशन 2 चीज़ें होती हैं। तो पेडी प्लेन 2 प्रक्रियाएं, कगार निवर्तन और पेडिमेंटेशन का ही प्रतिफल होता है। प्रश्न आपसे पूछ दिया जा सकता है ये कि पेडी प्लेन किसका प्रतिफल है? तो कगार निवर्तन का और पेडिमेंटेशन का। ढाल विकास के जो प्रारंभिक चरण में अपक्षय के कारण क्या होता है, जो कगार है ये पीछे खिसकता जाता है और इनका समांतर निवर्तन होता जाता है। तो कगार का या समांतर निवर्तन संपूर्ण ढाल को या ढाल के विकास को नियंत्रित करता है, क्योंकि यहाँ पे जो मलबा है उसका स्लोप वो कैसे नीचे जाएगा, इन सभी का उसमें जिक्र रहता है। ठीक। और यहाँ पे देखिए किंग महोदय ने जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसका किया जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना। आगे हैं सेविजियर महोदय हैं, इनकी संकल्पना है, इसको भी देख लीजिए। सेविजियर दक्षिणी वेल्स के कारमायन खाड़ी के शीर्ष का इन्होंने अध्ययन किया था। दक्षिणी वेल्स के कारमायन खाड़ी के शीर्ष का जो ढाल परिच्छेदिका है उसके विकास का अध्ययन किया, और इसमें इन्होंने एक निष्कर्ष यहाँ तक पहुँचे, यानी कि जो दक्षिणी वेल्स का कारमानियन खाड़ी की शीर्ष है उसके ढाल का अध्ययन करते हुए सेविजियर महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि ढाल के विकास में समानांतर निवर्तन और ढाल पतन दोनों महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी ये दोनों प्रक्रियाएं एक क्षेत्र विशेष में एक साथ साथ काम करती हैं, और कभी कभी ये अपने अपने अध्ययन क्षेत्र में अलग अलग रूप में ये देखने को मिलती हैं।
ये ब्रिटिश हैं। 1952 में इन्होंने मत का प्रतिपादन किया अपने पर्यवेक्षण के आधार पे। उन्होंने सरल रेखी ढाल के निर्माण का विचार भी दिया। किस ढाल का? सरल रेखी ढाल का विचार दिया। इन्होंने ये माना कि कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए अध्ययन क्षेत्र में, इन्होंने पूर्वी भाग में जो दक्षिणी वेल्स का कारमायन खाड़ी था उसके पूर्वी भाग में उन्होंने ढालों का अवलोकन किया, देखा उसको, और उनके निचले भाग में जो मुक्त पृष्ठ ढाल था और बीच में सरल रेखी ढाल तथा ऊपर में सीमित शिखरी ढाल या उत्तल ढाल उन्होंने उसमें अवलोकन से वो वहाँ पे देखे और उसका निर्धारण भी किया। अगले हैं स्टालर महोदय। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। स्टालर ने क्षेत्र में औसत अधिकतम ढाल कोण के मापन के द्वारा ढाल के विकास से संबंधित तथ्यों का प्रतिपादन किया। ठीक। अगला मॉडल है फिशर लेमैन का ढाल विकास मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत यह संकल्पना दी गई कि ढाल का प्रारंभिक रूप सरल रेखी मुक्त पृष्ठ वाला होता है। आगे आइए, महत्वपूर्ण है ये, और यहीं से आपका प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यंग का प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल, प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल किसका है? यंग का है, या यंग का ढाल सिद्धांत आप कह सकते हैं। इन्होंने ढाल के सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण तथ्यों पर जोर डाला कि ढाल के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय शैल की जो संरचना है वो क्या होती है? एक समान होती है। शैल एक समान संरचना वाले। ठीक। इन्होंने ये माना कि शीर्ष ढाल का जो तीव्र क्लिप होता है और ऊपरी भाग क्या होता है? उसका समतल होना चाहिए। ढाल के आधार पर अपर्दन इन्होंने नहीं माना कि ढाल के आधार पर अपर्दन नहीं होता है। तो ढाल विकास की 3 अवस्थाओं इस आधार पे इन्होंने बांटा। तो जिसमें 1 नंबर है ढाल का पतन सिद्धांत से संबंधित है कि ढाल के तीव्रतम भाग के कोण में सतत न्यूनता होती है तथा उत्तल अवतल तत्व वाले ढाल का विकास होता है। ठीक। तो यदि पूछे कि यंग ने ढाल के विकास से संबंधित किन सिद्धांतों को दिया, तो पहला तो उनका ढाल से संबंधित जो पतन सिद्धांत है वो भी इन्होंने दिया है। अब डेविस ने भी दिया है। ठीक, डेविस ने भी दिया, इन्होंने भी दिया है। जब इनके बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे भी ढाल पतन के बारे में आ जाएगा। तो इन्होंने ये माना कि ढाल पतन की स्थिति में जो संपूर्ण ढाल परिच्छेदिका है कम से कम 20% भाग क्या होता है? अवतल होता है वहाँ पे, और 10% भाग जो है उत्तलता लिए होता है। राइट। दूसरा मॉडल इन्होंने दिया ढाल से संबंधित ही ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो इन्होंने ये माना कि समय जो आपका यहाँ पे अधिकतम वेग कोण में या अधिकतम कोण में न्यूनता आती है तथा नीचे से उसका प्रतिस्थापन मंद ढाल वाले खंड से होता रहता है। तो यंग ने ये माना कि समय बीतने के साथ साथ जो अधिकतम कोण वाले ढाल का कोण क्या होता है उसमें कमी आ जाती है। क्या होती है? समय बीतने के साथ साथ जो अधिकतम कोण वाला ढाल होता है उसमें के कोण में कमी आती है और नीचे की ओर उसका प्रतिस्थापन मंद ढाल वाले खंड पे धीरे धीरे होता जाता है। यहाँ पे होता जाता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर लास्ट में आधार तल को प्राप्त हो जाता है। और इस अवस्था में उन्होंने ये माना कि अवतलता का जो विस्तार है वो लगभग 60% भाग पर होता है। प्रतिस्थापन में जो ढाल में अवतल ढाल पाया जाएगा वो 60% के आसपास पाया जाएगा, और उत्तल जो ढाल यहाँ पे उसका विस्तार कम होता जाता है 5%। पहले में ढाल पतन में देखा आपने 20%, 10%, ढाल प्रत्यावर्तन में 60% और 5%। आगे ढाल समानांतर निवर्तन। तो इस प्रकार के ढाल में अधिकतम कोण क्या होता है? वो स्थिर रहता है और अवतल खंड को छोड़कर ढाल के सभी भागों की निरपेक्ष लंबाई भी स्थिर रहती है, यानी अवतलता की लंबाई में वृद्धि होती रहती है।
इस तरह अवतल खंड को छोड़कर ढाल के सभी भागों की निरपेक्ष लंबाई क्या होती है, स्थिर रहती है, जबकि अवतल वाले खंड की लंबाई में क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है, यानी वो लंबाई उसकी बढ़ती जाती है। ठीक, इतना हो गया। अब आगे आप देखिए यहाँ पे कि ढाल विश्लेषण की विधियाँ, 3 विधियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं। आपेक्षिक उच्चावच की विधि या रिलेटिव रिलीफ, जिसे जी.ए. स्मिथ ने दिया। औसत ढाल परिकल्पना रेज और हेनरी का है। कोणी ढाल विधि एंगुलर स्लोप जो बेंटवर्थ का है। ठीक, ये ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। तो इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे इन विश्लेषण विधियों का प्रैक्टिकल वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही।